गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्म इंजीनियरिंग, जो कि 4th चैप्टर है हमारा फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 में। फार्म इंजीनियरिंग में हम लोग पॉन्ड बनाने के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फार्म इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म, उसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लोग देखेंगे। फिश सीड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिश कल्चर। अगर हमें फ़िश कल्चर करना है और फ़िश डेवलप करनी है तो हमको क्या लगेगा, उसके लिए फ़िश सीड लगेंगी, जो कि किसके फॉर्म में होती है, एग्स के फॉर्म में होती है। छोटे स्पॉन्स होते हैं, हैचलिंग होते हैं, उन्हें भी सीड कहा जाता है। तो फ़िश सीड हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी जब हम फ़िश कल्चर करते हैं। कल्टिवेबल इंडियन मेजर कार्प्स डू नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी। जो हमारी इंडियन मेजर कार्प्स है, रोहू, कतला, मृगला, ये जो फिशेस है, ये फिशेस ऐसे बंद जगह पे ब्रीडिंग नहीं कर सकती है। उनको जब ब्रीडिंग करना होता है तब उन्हें फ्लोइंग वाटर, कंटिन्यूसली उनको फ्लोइंग वाटर चाहिए होता है। तो ऐसी फिशेस जो होती है इंडियन मेजर कार्प, वो कैप्टिविटी में नहीं ब्रीड कर सकती है। They breed annually in rivers and one type of tanks during monsoon rains। तो ये जो फिशेस होती है ये रिवर में इनका एनुअल ब्रीडिंग होता है, जो कि ये रिवर में करती है, या बन टाइप टैंक होते हैं। बन जो होता है, हमने बंद के बारे में भी पढ़ा है इसके पहले। बंद में क्या होता है, कंटिन्यू वाटर फ्लो होते रहता है। तो ऐसे फ्लोइंग वाटर में ये जो फिशेस है ब्रीडिंग करती है। तो ज़्यादातर ये मानसून के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे ब्रीडिंग करती है। रिवर एंड कलेक्शन इज़ क्वाइट ऑफन अ मिक्सचर ऑफ सीड ऑफ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल वेराइटी ऑफ कार्प एंड अदर माइनर कार्प्स एंड कैटफिश। तो जब हम लोग फ़िश सीड कलेक्ट करते हैं तब रिवर एंड कलेक्शन जो होता है, जो हम रिवर से कलेक्ट करते हैं, ऐसे टाइम पे हमें मिक्सचर ऑफ सीड्स मिलती है। तो हमें एक स्पेसिफिक सीड अगर चाहिए तो वो सीड हमको वहाँ पे मिलता है, बट वो उसके साथ बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं। अलग अलग फ़िश के एग्स भी हमें उसके साथ में मिलते हैं। तो डिज़ायरेबल जो सीड्स होता है उसके साथ हमें अनडिज़ायरेबल वेराइटी भी वहाँ पे मिलती है, जैसे कि माइनर कार्प्स हो गए, कैटफिश हो गए, इनके भी सीड्स हमको मिलते हैं। देयर इज़ नो एनी प्रैक्टिकल मेथड टू सेपरेट द फिश सीड ऑफ डिज़ायरेबल वेराइटी फ्रॉम अनडिज़ायरेबल वेराइटी। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें हम लोग की अनडिज़ायरेबल वेराइटीज़ और डिज़ायरेबल वेराइटी को सेपरेट कर सकें। ऑल्दो लाइव सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू बन ब्रीडिंग, दिस मेथड इज़ कन्फाइंड एट प्रेजेंट ओनली टू सम एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो अगर हमको एक ही तरह के सीड चाहिए है और लाइव सीड हमको अगर चाहिए है तो हम लोग बन ब्रीडिंग के मेथड के थ्रू ये कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो कुछ जगह पे यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, बाकी सब जगह यही मेथड से फिश सीड प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर फिश कल्चर इन रिमोट एरियाज, fish seed is to be transported there from long distance which sometimes cause heavy mortality। तो फ़िश कल्चर जब हम लोग करते हैं रिमोट एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ मीन्स ऐसे एरिया जो पब्लिक एरिया होता है, पीपल्स जहाँ पे रहते हैं उससे दूर जो एरिया होता है, ऐसे एरिया में जब हम लोग फ़िश कल्चर करते हैं तभी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होता है, फ़िश में बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी दिखती है। मॉर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट ऑफ फ़िश। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे बहुत सारी फ़िशेस डेथ हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हैवी मॉर्टिलिटी दिखती है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी इसमें दिखती है, और ये प्रोसेस जो है बहुत ही कॉस्टली भी होती है। टू अवॉइड दीज डिफ़िकल्टीज़, फिश ब्रीड लोकली बाय इंड्यूस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस क्वालिटी फिश सीड इन प्योर फॉर्म। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकली ब्रीडिंग करते हैं उनके बीच में बाय इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक्स, जिससे हम लोग
फिश सीड प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर द इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प फिश फार्म इज़ इसेंशियल। तो अगर हमें इंड्यूस ब्रीडिंग करवानी है फिशेस में, इंडियन मेजर कार्प में, तो हमें सबसे पहले फ़िश फार्म हमको बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही इसेंशियल है फ़िश फार्म। इन फिश फार्म ब्रूड स्टॉक कैन बी मेंटेन एंड देन यूज़ फॉर ब्रीडिंग। तो जब फिश फार्म होता है वहाँ पे ब्रूड स्टॉक मेंटेन किया जाता है और वो बाद में ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग, हैचरी फॉर हैचिंग ऑफ fertilized egg and for rearing of developing stage of carp different type of ponds are required। तो जब हम लोग इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं हैचरीज़ में, तो हमें अलग अलग टाइप के पॉन्ड हमको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे इसेंशियल होते हैं। हेंस टू प्रोड्यूस फिश सीड इन प्योर फॉर्म इन एडिक्वेट क्वांटिटी एज वेल एज फॉर रियरिंग ऑफ स्पॉन to fry and from fry to fingerling stage, nursery rearing and stocking ponds are highly desirable। तो जब हम लोग फिश सीड प्रोड्यूस करते हैं प्योर फॉर्म में, तो हमें क्या होता है, अलग अलग पॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो स्पॉन से हमें फ्राई तक के, फ्रॉम फ्राई टू फिंगरलिंग स्टेज, तो ये सब स्टेजेस के लिए हमें अलग अलग पॉन्ड लगते हैं, जैसे कि नर्सरी पॉन्ड्स और स्टॉकिंग पॉन्ड लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडिक्वेट क्वांटिटी में फ़िश सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर फिश फार्म आर कंस्ट्रक्टेड। तो इसीलिए फ़िश फार्म कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मोर नंबर ऑफ फिश फार्म शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिश सीड टू स्टॉक इट इन ऑल अवेलेबल सीजन एंड पेरेनियल वाटर बॉडीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ़िश फार्म अगर बनाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन फ़िश सीड्स का मिलता है और हम लोग स्टॉकिंग करवा सकते हैं कोई भी सीज़न में। क्वालिटी फ़िश सीड इज़ प्रोड्यूस इन प्योर फॉर्म बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक ऑफ फिश ब्रीडिंग। तो क्वालिटी फ़िश सीड हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं प्योर फॉर्म में अलग अलग नए मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके। फ़िश ब्रीडिंग्स की जो अलग अलग टेक्निक है, इंड्यूस ब्रीडिंग है, हाइपोफाइसेशन है, तो ऐसी सब टेक्निक हम लोग यूज़ करके फ़िश सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ़िश फार्म इज़ सिग्निफिकेंट एज इट फैसिलिटेट रेयरिंग ऑफ फिशेस फॉर द सप्लाई ऑफ ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज कमर्शियल पर्पस। तो फ़िश फार्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि रेयरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है, जिसके कारण हम लोग सप्लाई कर सकते हैं फ़िश को फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड कमर्शियल पर्पस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और इसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, इसीलिए भी ये फ़िश फार्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग फ़िश फार्म अगर बनाते हैं तब हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, तो ये हम लोग देखते हैं। फार्म लोकेशन, साइट, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। मैनी फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द फिश फार्म। जब हम लोग फ़िश फार्म बनाते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ओवरऑल ऑल ऑफ देम मस्ट बी डिज़ायरेबल एंड ऑप्टिमम एट द सिलेक्टेड साइट। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, ओवरऑल फैक्टर्स जो है, ये सारे डिज़ायरेबल होने चाहिए और ऑप्टिमम होनी चाहिए हमारे साइट पे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म इज़ फाइंडिंग द राइट प्लेस फॉर पॉन्ड। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो है राइट प्लेस फाइंड करना है। हमारे फिश फार्म कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जगह एक सिलेक्ट करनी होगी। देयर आर 3 मेन फैक्टर दैट वर्क टुगेदर टू मेक अ गुड साइट फॉर फिश पॉन्ड। तो यहाँ पे 3 मेन फैक्टर दिए गए हैं जब हम लोग फ़िश फार्म के लिए साइट चूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या फैक्टर्स हमने देखने हैं। तो दीज फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, सॉइल टाइप, वाटर सप्लाई। टोपोग्राफी मीन्स उस लैंड की स्टडी जहाँ पे हम लोग ये फ़िश फार्म कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उस लैंड की स्टडी करेंगे हम लोग। और सॉइल टाइप, सॉइल का कैसी है उस जगह की, वो हम लोग देखेंगे। और वाटर सप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाटर सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई अच्छे से होगा तो ही फ़िश कल्चर अच्छे से हो पाएगा।
तो फर्स्ट देखते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स सरफेस फीचर ऑफ एरिया। मीन्स टोपोग्राफी का मीनिंग है कि वो सरफेस कैसा है, उस एरिया का जो वो लैंड है वो किस तरह का है, कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर धंसा हुआ तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये सर्वे करना होता है। टोपोग्राफी यूज टू डिस्क्राइब शेप ऑफ लैंड वेदर इट इज़ फ्लैट और हिली, अपलैंड और लोलैंड। तो टोपोग्राफी क्या डिस्क्राइब करता है, ये स्टडी क्या डिस्क्राइब करती है कि शेप कैसा है उस लैंड का, कि बहुत ज़्यादा फ्लैट है या फिर हिली है ज़्यादा, या फिर अपलैंड्स ज़्यादा है उसमें, या फिर लोलैंड्स है, गड्ढे वगैरह है। तो ये सब यहाँ पे टोपोग्राफी करने से हमें पता चल जाता है। द आइडियल टोपोग्राफी ऑफ फिश फार्म साइट इज़ जेंटली स्लोपिंग टेरेन ऑफ वाइड वैली और बेसिन सराउंडेड बाय हाईलैंड्स ऑन द 3 साइड एंड विथ नैरो ऑन 4th। तो जो आइडियल टोपोग्राफी फिश फार्म की किससे बोली गई है, जो कि जेंटली स्लोपिंग टेरेन हो, ठीक है, स्लोप हो उस लैंड पे, और वहाँ पे वाइड वैलीज़ हो या फिर बेसिन्स हो, जो कि सराउंडेड हो 3 साइड से सराउंडेड हो बाय हाईलैंड्स, ठीक है, 3 साइड से वहाँ पे ऊंचा होना चाहिए, और विथ नैरो ऑन 4th, और जो 4th उसका साइड है वहाँ से वो नैरो होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉन्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड वुड डिपेंड अपॉन टोपोग्राफी। तो पॉन्ड हमें किस तरह का बनाना है वो उस लैंड की टोपोग्राफी पे डिपेंड होता है। इफ़ द लैंड इज जेंटली स्लोपिंग देन द सेल्फ ड्रेनेबल पॉन्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर एलिवेशन। तो अगर लैंड स्लोपिंग है तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे सेल्फ ड्रेनेबल पॉन्ड वहाँ पे बना सकते हैं एट ऑन हायर एलिवेशन, मीन्स ऊंचाई पे थोड़ा बना सकते हैं। द साइट शुड बी सर्वेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म टू डिटरमाइन कॉन्टोर एंड लैंड फिगर। तो उस साइट का हमने सबसे पहले सर्वे करना है फिश फार्म कंस्ट्रक्शन होने के पहले, जो कि डिटरमाइन करता है उसकी आउटलाइन कैसे होगी, कॉन्टोर मीन्स उसकी आउटलाइन किस तरह की होगी, और लैंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसका शेप कैसा है। द सर्वे डाटा सो ऑब्टेन इज़ टू बी प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ मैप टू फॉर्म बेसिस फॉर डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ फार्म। और जो हमें सर्वे डाटा मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी मैप पे प्लॉट करेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा उसका उस पॉन्ड का बेसिक डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और उस फार्म का लेआउट कैसा होना चाहिए। तो ये हमें इससे पता चलेगा टोपोग्राफी से। उसके बाद है सॉइल टाइप। द सॉइल ऑफ द एरिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ साइट। तो उस एरिया की सॉइल कैसी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा साइट सिलेक्शन के टाइम पे। द सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम लेटरल एंड वेंट्रिकल सीपेज। तो ये जो सॉइल है उसमें कोई भी तरह का सीपेज नहीं होना चाहिए, मीन्स उसमें से वाटर एस्केप नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। तो ना ही उसको लेटरली सीपेज होना चाहिए और वेंट्रली भी वर्टिकली भी सीपेज होना नहीं चाहिए। द सॉइल ऑफ द पॉन्ड मस्ट बी एबल टू होल्ड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज़ इट शुड बी वाटर रिटेंटिव। तो जो सॉइल है पॉन्ड ऐसी होनी चाहिए उस पॉन्ड की जो कि वाटर होल्ड करके रखने वाली उसका नेचर हो, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रखना चाहिए। दैट इज़ शुड बी वाटर रिटेंटिव, मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल में होनी चाहिए। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट इट कंटेन। और ऐसी मिट्टी जो होती है जो कि वाटर को भी फर्टाइल बनाती है ताकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द बेस्ट सॉइल फॉर पॉन्ड इज़ हैविंग लॉट ऑफ क्ले। तो पॉन्ड के लिए अगर बेस्ट सॉइल मानी जाती है तो ऐसी सॉइल जिसमें क्ले ज़्यादा हो, मीन्स चिकनी मिट्टी ज़्यादा हो। तो इस तरह की मिट्टी जो है वो हमारे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट मानी जाएंगी, फार्म के लिए बेस्ट मानी जाएंगी। सैंडी सॉइल, सॉइल हैविंग लाइमस्टोन
outcrops land are not suitable because water holding capacity of such soil is very low। तो ऐसी अगर जो सॉइल है जिसमें सैंडी सॉइल हो, जिसमें रेत ज़्यादा हो, उसमें लाइमस्टोन ज़्यादा हो, आउटक्रॉप्स लैंड हो, मीन्स जिस पे क्रॉप ना उगे, ऐसी लैंड हो, तो वो लैंड, वो जो मिट्टी है, वो जो सॉइल है, वो हमारे फ़िश फार्म के लिए सूटेबल नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि ऐसी सॉइल क्या करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसे सॉइल में बिल्कुल ही कम होती है। द वाटर रिटेंटिविटी ऑफ सॉइल कैन बी टेस्टेड बाय स्क्वीजिंग अ मॉइस्ट चंक इनटू अ टाइट बॉल। तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं वाटर रिटेंटिविटी, मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी कैसी है उस सॉइल की। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय स्क्वीजिंग अ मॉइस्ट चंक, मीन्स हमें थोड़ी हाथ में क्या लेनी है, मिट्टी लेनी है, सॉइल लेनी है, उसको स्क्वीज़ करना है, उसको दबाना है और उसका टाइट बॉल हमको बनाना है। इफ़ द बॉल डज नॉट क्रम्बल आफ्टर सम हैंडलिंग और स्क्वीजिंग इट मे बी रिगार्डेड एज सेटिस्फैक्टरी। तो अगर वो बॉल हमने जो बनाया है मिट्टी सॉइल से, तो वो अगर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, क्रम्बल नहीं होता है, थोड़े देर के बाद स्क्वीज़ करने के थोड़े देर के बाद अगर वो ब्रेक नहीं होता है, तो ऐसी सॉइल क्या मानी जाएंगी, सेटिस्फैक्टरी मानी जाएंगी। इन केस ऑफ रॉकी साइट एक्सकावेशन विल बी एक्सपेंसिव एंड एक्सकावेटेड मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज फिल मटेरियल फॉर एम्बैंकमेंट। तो अगर रॉकी साइट है, ठीक है, रॉकी अगर वो जो लैंड है हमारा उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब हम लोग खोदेंगे वहाँ पे एक्सकावेशन करेंगे तो वो भी एक्सपेंसिव होगा, मीन्स खोदने के लिए भी ज़्यादा जो पैसा लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। और जो एक्सकावेटेड मटेरियल है, मीन्स जो खुदाई करने के बाद जो मटेरियल उधर वहाँ से निकला है, वो मटेरियल भी किसी काम हमारे नहीं आएगा। जब हम लोग एम्बैंकमेंट बनाते हैं, तो एम्बैंकमेंट हम किसका बनाते हैं, सॉइल का ही बनाते हैं, मिट्टी का। तो उस टाइम पे वो जो रॉकी साइड का जो एक्सकावेशन है वो हमें यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, तो फिलिंग मटेरियल के भी काम ये नहीं आएगा। देयरफॉर फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट टॉप सॉइल एंड सब सॉइल मस्ट बी चेक बाय टेकिंग सैंपल ऑफ सॉइल एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स इन द एरिया। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर साइट अगर सिलेक्ट करना है तो हमें टॉप सॉइल और सब सॉइल, मीन्स टॉप की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके नीचे में कुछ इंटरवल के बाद हम लोग ने क्या करना है, सॉइल सैंपल लेना है और वो सॉइल सैंपल को हमने चेक करना है। तो ये हमें कैसे करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद, मीन्स थोड़े थोड़े दूरी के बाद हमने वो सॉइल चेक करना है। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हमने वो सॉइल चेक करना है और सॉइल वन गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो एक गुड इंडिकेटर ये है कि वो उस सॉइल पे क्या है, क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये एक गुड इंडिकेटर बोल सकते हैं हम इसको कि वो सॉइल अच्छी है, अगर उस पर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो। इफ़ क्रॉप ग्रो वेल देन सॉइल इज़ गुड फॉर फिश प्रोडक्शन एंड इफ़ क्रॉप ग्रो नॉट वेल देन द सॉइल इज़ इनफर्टाइल। तो अगर क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो हम लोग उसको अच्छी सॉइल कह सकते हैं, गुड सॉइल फॉर फिश प्रोडक्शन। और अगर उस पर क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं तो वो सॉइल क्या है, इनफर्टाइल मानी जाएंगी। वाटर सप्लाई soil type and topography are important factor, but water supply is the most important factor in selecting site for fish farm। तो वाटर सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जबकि वाटर सप्लाई, सॉइल सप्लाई और टोपोग्राफी ये तीनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट वाटर सप्लाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। पर वाटर सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन सिलेक्टिंग साइट फॉर फिश फार्म। तो फिश फार्म हम लोग जब बना रहे हैं तब हमें वाटर सप्लाई किस तरह का है उस एरिया में, वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिश नीड वाटर इन विच टू ब्रीथ
टू ईट, टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो फ़िश को वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब क्योंकि वो उसी में सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसी में ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। देयरफॉर वाटर सोर्स शुड बी एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल। तो इसीलिए वाटर सोर्स जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए और डिपेंडेबल होना चाहिए। मीन्स हमें वाटर्स वहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। व्हेन वाटर सप्लाई इज़ लो एंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल all the time, then there should be some way to store water in large depression, ponds and or well for use। तो वाटर सप्लाई अगर कम है तो और अवेलेबल नहीं है तो ऐसे टाइम पे क्या करना है कि वाटर हमको स्टोर करके रखना है इन लार्ज डिप्रेशंस, मीन्स बड़े बड़े गड्ढे करके उसमें पानी हमने स्टोर करना है, या फिर पॉन्ड में या फिर वेल में हमने उसको स्टोर करके रखना है ताकि हम लोग उसको बाद में यूज़ कर सके। Anyway, water must be available at all times in good supply are। तो हर समय जब पानी अवेलेबल होता है, ऐसे सप्लाई कौन से हैं हम लोग ये देखेंगे। द यूजुअल सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई आर रेनफॉल। तो रेनफॉल ऐसा एक सोर्स है जब वाटर सप्लाई जिससे हम लोग हमारे पॉन्ड में कर सकते हैं। Some ponds are sky ponds. They rely only on rainfall to fulfill their need of water। तो some ponds are sky pond। sky pond क्यों कहा गया है? मीन्स जब वो बारिश होती है तभी ही वो फुल होते हैं, मतलब पानी से भरते हैं और हमारी नीड उससे पूरी होती है। उसके बाद है रन ऑफ। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स बिकॉज सम पॉन्ड आर फिल्ड when water from surrounding land runs into them। तो रन ऑफ वाले जो रन ऑफ मीन्स जो पानी जो है एक मिनट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स बिकॉज सम पॉन्ड और फील्ड व्हेन, तो सराउंडिंग एरिया से होके जो पानी बहकर आता है और हमारे पॉन्ड में जाता है, तो ऐसे पानी को क्या बोलते हैं? रन ऑफ वाटर। मीन्स ये सराउंडिंग एरिया से रन होते हुए आया है। उसके बाद है नेचुरल वाटर्स। मोस्ट पॉन्ड आर फिल्ड विथ वाटर दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग्स और वेल्स और विथ वाटर दैट हैज़ बीन चैनल्ड एंड ब्रॉट इन फ्रॉम स्ट्रीम, रिवर्स। और तो ऐसे नेचुरल वाटर्स में कौन से आएंगे? स्प्रिंग वाटर्स और वेल वाटर। और फिर उसके बाद चैनल्स मीन्स किसी रिवर्स से होके डाइवर्ट किए हुए जो स्ट्रीम्स होते हैं वो। तो ये जो सारे नेचुरल वाटर्स है उसमें स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक्स भी आएंगे। उसके बाद है स्प्रिंग्स। स्प्रिंग वाटर इज़ द अंडरग्राउंड वाटर। इट लीव्स द ग्राउंड एंड बिकम अ स्प्रिंग दैट इज़ फ्लो अवे। स्प्रिंग वाटर जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। स्प्रिंग वाटर इज़ गुड फॉर फिशेस। ये जो स्प्रिंग वाटर होता है ये हमारी फिशेस के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज इट इज़ यूजुअली क्लीन एंड हैज़ नो अनवांटेड फिश और फिश एग्स इन इट। तो ये हमेशा क्लीन होता है और इसमें कोई भी अनवांटेड फिशेस और उनके एग्स नहीं होते हैं। उसके बाद है वेल्स। द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर फॉर फिश पॉन्ड इज़ वेल वाटर इफ़ इट अवेलेबल कंटिन्यूसली। तो बेस्ट वेल को भी एक बेस्ट सोर्स बोला गया है फॉर फिश पॉन्ड अगर ये कंटिन्यू में अवेलेबल हो। रिजर्वायर्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एज वाटर अवेलेबल कंटिन्यूसली। रिजर्वायर्स को भी एक बेस्ट सोर्स बोला गया है वाटर सप्लाई का क्योंकि ये कंटिन्यूसली अवेलेबल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।